Hello everyone, good morning. Let's start. My name is Nisha. I'm a research scholar in the Department of Computer Science and Application. Now I will teach you compiler design. It's for MCA first semester subject, theory subject, that is compiler design. So first unit, देखो फर्स्ट यूनिट में क्या होगा, एवोल्यूशन ऑफ सिस्टम प्रोग्रामिंग, मतलब इंट्रोडक्शन होगा सिस्टम प्रोग्राम होता क्या है, असेंबलर, लिंकर, लोडर, मैक्रोस, कंपाइलर, इन सबको हम पढ़ेंगे। देन सिस्टम सॉफ्टवेयर टूल्स को पढ़ेंगे कि क्या क्या टूल्स यूज करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। देन हम करेंगे सिस्टम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे उसमें हम इन्वायरमेंट में क्या क्या यूज करते हैं। लोडर स्कीम्स पढ़ेंगे, कंपाइल एंड गो लोडर, मतलब जो ये लोडर्स के टाइप्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट स्मॉल है, इजी है और इजी कवर भी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारी बुक्स हैं, आपको प्रेफर करनी है अगर आपको लेनी है तो, वरना अदरवाइज ये पीपीटी मोर देन इनफ है एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। बाकी ये है डी उलमान, इसकी बुक को आप प्रेफर कर सकते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाइलर डिजाइन, एडिसन वेस्ले। So now I will teach you introduction to system programs. सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है, देखो हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं आप सबको पता भी होगा, हम प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, पाइथन में, है ना। प्रोग्राम हमने लिख दिया, उस प्रोग्राम में हम क्या चाहते हैं, जैसे ओड इवन अगर हमने प्रोग्राम बनाया तो हम ओड डालते हैं तो वो ओड शो करे, इवन डालते हैं तो इवन शो करे, तो ये प्रोग्राम है ना। तो मतलब क्या है, ये स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं। बट सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो सिस्टम प्रोग्राम क्या हो जाएगा, मतलब सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर समझो। अब आप सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है जो हमारे सिस्टम के लिए वर्क करे, मतलब जो हार्डवेयर जो होते हैं ना उनसे इंटरेक्ट करे, ना कि सॉफ्टवेयर से। मतलब जो हार्डवेयर है, मतलब अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लेते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या कर रहा है, हमारे कीबोर्ड से, मॉनिटर से, सीपीयू से, सबसे इंटरेक्ट कर रहा है। मतलब उसके हार्डवेयर से इंटरेक्ट करवाने के लिए अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। बट आज हम जो ये काम पढ़ रहे हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग ही है, क्योंकि हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझना है जो कि कंपाइलर है। कंपाइलर डिजाइन देखो, फर्स्ट इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपको पता चल गया कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, और प्रोग्राम्स क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। मतलब एक बेसिक अगर हम इसका इंट्रोडक्शन ले तो यही है, कंपाइलर क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बट कंपाइलर का वर्क क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। देखो, दे सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशंस, जो कि क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन, देखो अब सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हमने बना दिया है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने बना दिया, उसमें अब हम ऐप को डालते हैं और ऐप को फिर हम यूज़ करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, उनको यूज़ कर पा रहे हैं ना, हम इसी को कह रहे हैं कि हम जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम यूज़ कर पा रहे हैं इन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे। देखो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लगा लो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एमएस वर्ड है, ये कितनी सारे आप एप्लीकेशंस हैं। इन एप्लीकेशंस को हम कहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही, क्योंकि हमने विंडोज़ जो हम यूज़ करते हैं उसी में तो हम इनको इंस्टॉल करते हैं, तभी हम इनको यूज़ कर पा रहे हैं ना। तो वो यही कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है किनको, एप्लीकेशंस के एग्जीक्यूशन को। एग्जाम्पल्स यही हैं, कंपाइलर, असेंबलर, लोडर एंड लिंकर। ओके, next move to next slide, that is compiler. What is compiler, compiler क्या होता है, मेन तो यही है इसका पार्ट कि कंपाइलर होता क्या है। देखो हमने प्रोग्राम बना दिया, उस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम को हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, उस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, मतलब एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में ले आना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाइलर। कंपाइलर इज a specialized software program that translates code written in high level programming language
into machine level language और binary code that is computer's processor can execute, ताकि computer processor उसको समझ सके, उसको execute कर सके. This process is essential for converting human readable code into instructions that a machine can understand and execute efficiently. That means क्या है, जो human readable हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है तो ठीक है ना, उसको हम समझ पा रहे हैं, बट सिस्टम को समझाना जरूरी है. तो सिस्टम को समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपाइलर को यूज कर रहे हैं, जो कि उसको एक मशीन की फॉर्म में, मतलब 1010 की फॉर्म में ले आए, बाइनरी कोड में ले आए. इसी को हम क्या कहेंगे, कंपाइलर, जो क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है. यही आप डायग्राम भी शो कर सकते हो कि हमारा कोई भी प्रोग्राम है, कंपाइलर बीच में परफॉर्म करेगा टास्क और उसको क्या करेगा, 01 की फॉर्म में ले आएगा. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. इसमें भी यही है कि जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड को कहाँ पे हम रिटर्न करते हैं, जावा लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, सी लैंग्वेज में, पाइथन में, है ना. अब कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करता है. ट्रांसलेट किस तरीके से करता है, उस पर कोई भी एरर्स होते हैं उनको फाइंड आउट करता है, सिंटेक्स एरर्स को फाइंड आउट करता है, कन्वर्जन करता है. तो उसके बाद हमें मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड मिलता है, उसी को हम ऑब्जेक्ट कोड या एग्जीक्यूटेबल कोड बोलते हैं. ओके, देन इंटरप्रेटर. देखो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों सेम भी लगते हैं, बट इनकी वर्किंग अलग है. इनका टास्क सेम है, वर्किंग सेम है, बट करने का तरीका अलग है. यस, तो इंटरप्रेटर क्या होगा, a computer program that is used to directly execute program instructions written using one of many high-level programming languages without needing to compile the program first. मतलब ये कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, ये डायरेक्ट क्या करता है, हमें प्रोग्राम को कर देता है हाई मशीन कोड में कन्वर्ट. तो ये क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन वर्क करता है. कैसे करता है, लाइन बाय लाइन. देखो, इंटरप्रेटर अगर किसी ने यूज किया हो, पाइथन लैंग्वेज क्या है, इंटरप्रेटर है ना. उसमें क्या करते हो, आपने एक पर्टिकुलर हेलो लिखा तो वो हेलो को प्रिंट कर देता है. फिर आपने कुछ और इंस्ट्रक्शन दी, वो उसी को एग्जीक्यूट कर देता है. या फिर आप एक स्क्रिप्ट कोड लिखते हो, उसमें भी जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है उसको लाइन बाय लाइन चेक करता है, और जहाँ उसको एरर मिलती है वहीं पे रुक जाता है, आपको वहीं ले जाता है कि इसको ठीक करो पहले. ये इंटरप्रेटर का काम होता है, क्या, लाइन बाय लाइन करना. समझ में आ रही होगी ना बात, क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि हमारे पास कोड है, ओड इवन का कोड है हमारे पास. उस ओड इवन के कोड में मान लो हमने इफ की स्टेटमेंट गलत लिख दी, तो इफ की स्टेटमेंट को समझने के लिए वो क्या कर रहा है, वहां पे उसको चेक करेगा इंटरप्रेटर, पर्टिकुलर उस लाइन को. वो पूरी की पूरी को स्कैन नहीं करता, कंपाइलर स्कैन करता है, बट इंटरप्रेटर स्कैन नहीं करता है. वो क्या करेगा, कंपाइलर पूरे को स्कैन करता है, बट इंटरप्रेटर लाइन को स्कैन करता है. उस लाइन में उस एरर है तो वहीं पे रुक जाएगा, उसको शॉर्ट आउट करनी पड़ेगी प्रॉब्लम को. ठीक होने के बाद वो नेक्स्ट लाइन को चेक करेगा, ऐसे ही फिर नेक्स्ट को करेगा. इस तरीके से वर्क करता है हमारा इंटरप्रेटर. बट कंपाइलर क्या करता है, आपको पता भी है, क्योंकि सबने यूज की है सी और सी प्लस प्लस. क्योंकि आप एमसीए के स्टूडेंट्स हो, तो मुझे इतना तो जरूर है कि आप बीसीए या एमसीए जो भी कुछ भी थोड़ा करके आए हो बीसीए में, सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज तो सबको पता है. उस लैंग्वेज में क्या होता है, हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोई उसको कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद हमारे पास क्या होता है, लिस्ट ऑफ एरर्स आ जाती हैं कि इस लाइन में ये प्रॉब्लम है, इस लाइन में ये सिंटैक्स की प्रॉब्लम है. तो वो कंपाइलर का काम है, बट इंटरप्रेटर ऐसे नहीं करता काम. बट देखो, सोर्स कोड है, हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस है, इंटरप्रेटर यूज करते हैं उसको मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर दिया. इसी को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल कोड. यही प्रोसेस देखो, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ये जो एरो लगा है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, रिपीटेशन का काम लगा लो, कि एक को चेक किया, फिर दूसरे को चेक किया, फिर तीसरे को चेक किया, ऐसे लाइन बाय लाइन करने के लिए इस तरीके से इसमें ये एरो को परफॉर्म किया है. नेक्स्ट, ये देखो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है, जो मैंने अभी बताया है वही है. फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. कंपाइलर टेक्स द एंटायर प्रोग्राम इन वन गो, एक ही टाइम पे सारे प्रोग्राम को लेता है, बट ये क्या है, सिंगल लाइन ऑफ कोड एट ए टाइम. ठीक है. द कंपाइलर जनरेट्स एन इंटरमीडिएट मशीन कोड, ये इंटरमीडिएट मशीन कोड को जनरेट करता है, बट इंटरप्रेटर नेवर प्रोड्यूस एनी इंटरमीडिएट मशीन कोड, ये नहीं करता. The compiler is best suited for the production environment
एंड इंटरप्रेटर इज बेस्ट सूटेड फॉर ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, ये डेवलप करता है सॉफ्टवेयर को, ये क्या है, बेस्ट सूटेड फॉर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट टाइप में। The compiler is used by programming languages such as C, C++, C#, Java, ये हमारे compile time के हैं, और interpreter is used by programming language such as Python, PHP, Perl, Ruby, etc. Okay. Next slide, assembler क्या होता है? Assembler is a program for converting instructions written in low-level assembling code into relocatable machine code and generating a long information for the loader. Means देखो, असेंबलर का काम भी सेम है, बट ये क्या है, जब हमारे पास कोड आ जाता है, एक प्री प्रोसेसर यूज होगा, प्री प्रोसेसर के बाद हमारा कंपाइलर यूज होता है, कंपाइलर के बाद हम असेंबलर को यूज करते हैं। उस असेंबलर में क्या होगा, जो भी कोड होगा उसको एक अलग सी सिंबॉलिक लैंग्वेज में बोल सकते हैं, उसमें हम उसको यूज करते हैं। जैसे मूव ए बी, मतलब बी का डेटा ए में मूव हो जाए, ऐड ए बी, तो ए बी का डाटा ऐड हो जाए। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो असेंबलर में करते हैं वर्क। ओके, देखो असेंबली क्या करता है, असेंबलर कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन कोड, ये भी मशीन कोड में ही कन्वर्ट करता है। मान लो हमने ये प्रोग्राम लिखा इफ x इज इक्वल टू 0 में, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, कंपाइलर ने वर्क किया, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया CMP, कंपेयर कर रहे हैं ना हम, ESI 0, मतलब इसको हम x इक्वल टू 0 ऐसे कंपेयर कर रहे हैं, फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, वो असेंबलर क्या करता है, इस पे वर्क, असेंबलर इसी लैंग्वेज पे वर्क करेगा और फिर इसको 0101 की फॉर्म में ले आएगा। प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज में बी ट्रांसलेटेड टू मशीन कोड यूजिंग कंपाइलर। असेंबलर में टू पास को यूज करते हैं हम, सिंगल पास और टू पास। सिंगल पास में क्या होगा, सिंगल पास में एज ए सारा प्रोग्राम वो क्या करता है, एक स्कैन करता है। बट टू पास असेंबलर में क्या होता है, जो जंप इंस्ट्रक्शंस होती है, जंप वाली होती है या फिर गोल वाली होती है, उस इंस्ट्रक्शंस को कौन करता है, शॉर्ट आउट टू पास असेंबलर। देखो ये मेन जो है यहाँ पे डायग्राम बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है। देखो स्टार्टिंग में क्या है, प्री प्रोसेसर यूज होता है, फिर कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, लोडर एंड मेमोरी, ये इसका फॉलो है, इसी स्टेप से ये वर्क करता है। स्टार्टिंग में प्री प्रोसेसर क्या करता है, वो उसकी इनपुट क्या होगी, सोर्स कोड इनपुट होगी। सोर्स कोड क्या होगा, जो आप प्रोग्राम लिखोगे, ऑड इवन का लिख लिया या फिर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का लिख लिया, तो वो हमारा जो सोर्स कोड होगा वो हमारा प्री प्रोसेसर के पास जाएगा। प्री प्रोसेसर क्या करेगा, उसको प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में लेके आएगा। प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, विदाउट, हैश, इंक्लूड, ये सब जो होते हैं ना, वो इसमें हट जाती है चीज़ें, जो भी उससे रिलेटेड हमारी फंक्शंस होते हैं या फिर कोई मॉडल्स होते हैं, वो उसको परफॉर्म कर देते हैं और वहाँ से हैश इंक्लूड वाली लाइनें हट जाती हैं। तो उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्री प्रोसेसर बोलेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास इनपुट आएगा वो प्योर हाई लेवल लैंग्वेज या फिर प्री प्रोसेस्ड कोड बोलते हैं, वो इनपुट हमारा एज ए इसमें जाएगा, कंपाइलर में जाएगा। फिर कंपाइलर क्या करेगा, उस कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा। मतलब देखो टास्क हम यही कह रहे हैं, बट ये जो कंपाइलर है ना, कंपाइलर के अंदर हमारा ये जो काम है, असेंबलर, लिंकर, लोडर, मेमोरी, ये सब इसके अंदर ही इंक्लूड है, बट हमें अलग से समझना पड़ेगा कि ऐसे काम होता है। तो ये जो असेंबली कोड में इसको कन्वर्ट कर दिया कंपाइलर ने, फिर असेंबलर ने क्या किया, उस असेंबलर ने असेंबली कोड को लिया और फिर रीलोकेटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट किया। रीलोकेटेबल मशीन कोड क्या होगा कि उसके पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना, एक एक जो ए वेरिएबल लिया, बी वेरिएबल लिया, उनके एड्रेस पे वर्क करेगा, जाके वहां से डेटा को उठाएगा। और लिंकर क्या करेगा, सब जगह से जितनी जगह भी वो डेटा है उनको कनेक्ट करेगा, मतलब लिंक करेगा, है ना, क्योंकि एक प्रोग्राम थोड़ी होगा, हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स होता है जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ये तो हम सिंपल प्रोग्राम, बहुत छोटा काम करते हैं हम, अगर हम अभी भी अगर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो बहुत स्मॉल टाइप का काम होता है। बट लिंकर क्या करेगा, जब सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम्स इंक्लूड होते हैं, उनको लिंक करना होता है। उसी को फिर हम क्या करें, लाइब्रेरीज, फाइल और रिलोकेटेबल मॉड्यूल्स, उनको सबको लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में उसको कन्वर्ट करके लोडर के पास भेज दिया। लोडर ने उसको फिर एग्जीक्यूट कर दिया एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे उसका काम करना होता है। और मेमोरी क्या करेगी, उसको पर्टिकुलर
कोई भी टास्क अगर परफॉर्म करना होता है तो वो टास्क कैसे परफॉर्म होता है, मेमोरी के बिना तो होगा नहीं ना, प्रोसेसर के बिना वर्क होता नहीं। तो वही है कि रैम रोम का यूज़ होकर वो मेमोरी का डेटा मेमोरी में लेके जाता है, उस पर एक्शन परफॉर्म करके हमें एग्जीक्यूटेबल कोड परफॉर्म करता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। नेक्स्ट हमारा है मैक्रोज क्या होते हैं। देखो जो प्री प्रोसेसर यूज हुआ है ना यहाँ पे नेक्स्ट इस स्लाइड में, जो प्री प्रोसेसर ये जो है पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो है, इसी में हमारा मैक्रोज का काम भी होता है। Macros, a sequence of instructions given a name. A macro is like a shortcut in programming. You write it once and it can be reused anywhere. मतलब क्या होता है, हमने इस एक बहुत शॉर्टकट है, जैसे आप कंट्रोल ए प्लस कंट्रोल ए करते हो, कंट्रोल सी करते हो, तो कॉपी पेस्ट के लिए होता है स्मॉल शॉर्टकट टाइप में। तो ऐसे ही हमारे क्या होता है, कुछ शॉर्टकट्स प्रोग्राम में भी यूज कर लेते हैं, वही शॉर्टकट हम मैक्रोज के थ्रू करते हैं। मैक्रोज में क्या होता है, एक स्मॉल टाइप की एक लाइन लिख दी, उसको हम कहीं कहीं पे यूज कर लेते हैं, उसी को रीयूज डेटा बोल देते हैं। इट सेव्स टाइम, टाइम को हमारे कम करता है, बचाता है, बाय ऑटोमेटिकली इंसर्टिंग कोड वेयर एवर इट्स यूज्ड, इट इज एक्सपेंडेड ऑटोमेटिकली वेयर एवर कॉल्ड। जहाँ पे उसको यूज करना होता है वहाँ पे ये कॉल हो जाता है। देखो फॉर एग्जांपल आप ये कोड को समझो, ये हैश इंक्लूड stdio.h जो लिखा है यहाँ पर क्या है, प्री प्रोसेसर है। और डिफाइन PI 3.14 जो लिखा है ये भी प्री प्रोसेसर्स में आता है, बट इन्हीं को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे मैक्रोज बोल रहे हैं। देखो PI, तो यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू 3.14 क्या कर दी, यहाँ पे डिफाइन कर दी कि जहाँ पे भी हम पाई को लिखेंगे ना वहाँ पे 3.14 ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो यही काम जो होता है मैक्रोज का होता है। नेक्स्ट लाइन में फिर से एक हमने स्टेटमेंट दी है, डिफाइन एरिया RPI × R × R। ठीक है, ये लाइन भी जहाँ पे भी हमने एरिया यूज करेंगे ना वो ऑटोमेटिकली इसको परफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये यहीं पे यही कह रहा है कि ये जो एक लाइन है इसको कहीं पे भी यूज कर लो। अब आपको बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3.14 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात बताओ, एक सिंपल इंटरेस्ट भी ले लो आप। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बैंक्स में क्या होता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा होता है, 5% हो जाता है, कभी बार 7% हो जाता है, 2% भी हो जाता है। तो आप SI को लिख लिख के चेंज करोगे, या फिर एक सिंपल हमने बाहर लिखा है और SI में 5% कर दिया, तो वो होल प्रोग्राम में क्या हो जाएगा, अपने आप से अप्लाई हो जाएगा। तो ये बेटर हुआ ना मैक्रोज को यूज करना। तो ये प्रोग्राम देखो, इंट मेन फ्लोट रेडियस हमने ले लिया 5 और प्रिंट एफ एरिया, और ये हमने एक स्पेस के लिए रिगार्डिंग लगा लो, फिर स्पेस नहीं है ये एफ लगाया। तो ये है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू डेसिमल आती है तो उसको इस तरीके से परफॉर्म करेगा, एरिया रेडियस। तो रेडियस की 5 वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला अप्लाई कर देगा। तो मैक्रोज आई थिंक समझ में आ गया होगा, इजी भी है, स्टेटमेंट दी और मल्टीपल उसको कहीं कहीं पे हम उसको यूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली उसको परफॉर्म करेगा और टास्क हमें मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है लिंकर। लिंकर क्या होता है, क्योंकि देखो प्री प्रोसेसर के बाद हमने कंपाइलर असेंबलर यूज कर लिया, अब लिंकर का तो काम होगा ना। तो लिंकर का वर्क क्या होता है, combines multiple object files into a single executable. A linker is a special program that combines the object files generated by the compiler, assembler, and other pieces of code to originate an executable file that has exe extension होती है उसकी। In the object file, the linker searches and appends all libraries needed for the execution of the file. मतलब जितनी भी लाइब्रेरीज हैं जिसकी जरूरत पड़ रही है उसको एग्जीक्यूट करता है। इट रेगुलेट्स द मेमोरी स्पेस दैट विल hold the code from each module. It also merges two or more separate objects, program and essential links among them. सबको मर्ज करता है, सेपरेट जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, और फिर एस्टेब्लिश करता है लिंक्स अमंग दैम। देखो एग्जांपल देखो, कोई भी हमने प्रोग्राम लिखा, उसको सेव किया था मेन से, तो मेन डॉट ओ का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल, यूटिल्स डॉट ओ, आईओ डॉट ओ, मतलब कहीं पे इनपुट्स का काम हो रहा है, कोई यहाँ कहीं पे यूटिलिटीज का काम हो रहा है, कहीं पे मेन वर्क हो रहा है, तो सबको कंबाइन करने का काम हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में मिल जाता है। यही काम है लिंकर का।
नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा ये पूरा का पूरा काम। ठीक है, देखो ये प्रोग्राम, हाँ ये डायग्राम देखो, इसमें क्या है हमारे पास ना, और सोर्स कोड कई टाइप, मतलब हम क्या करते हैं मल्टीपल सोर्स कोड्स को लेते हैं, मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स बनाते हैं। एक आईफोन का ही लगा लो आप, मान लो आईफोन हमें बनाना है, तो आईफोन बनाने के लिए एक जगह टास्क दे दिया कि कैमरे पे वर्क होगा, उससे रिलेटेड उस पे प्रोग्राम बनाया जाएगा। एक जगह हमने वॉइस पे काम करने के लिए दे दिया कि उस जगह पे वॉइस पे इसके लिए प्रोग्राम बनाया जाएगा। एक जगह पे हमने इसके मेन बॉडी पार्ट्स के बता दिए, एक जगह हमने कॉल लॉग्स के बारे में बता दिया, एक जगह हमने कुछ और बता दिया। तो ये सब क्या है, मल्टीपल प्रोग्राम्स हो गए ना। तो मल्टीपल प्रोग्राम्स ऐसे मॉड्यूल्स में वर्क करते हैं, सबको रन करते हैं, रन करने के बाद सबका क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट फाइल मिल जाएगी। सबकी ऑब्जेक्ट फाइल मिल गई अब, क्योंकि हमने कंपाइलर यूज़ किया है सब में, क्योंकि हर प्रोग्राम को रन करके देखना है और देखने के बाद हमें ऑब्जेक्ट फाइल मिल जानी है। तो ये सबकी ऑब्जेक्ट फाइल्स मिल गई हमें, यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। फिर काम होता है लिंकर का। लिंकर क्या करेगा, सब जगह से जहाँ पे कैमरे का प्रोग्राम बनाया था, जहाँ पे वॉइस का प्रोग्राम बनाया था, जहाँ पे हमने कॉल लॉग्स के बारे में प्रोग्राम बनाया था, बॉडी पार्ट्स के बारे में प्रोग्राम बनाया था, सबको कंबाइन करेगा। उससे रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, उन लाइब्रेरीज को रन करके जो हमें परफॉर्म करके देगा ना, वो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, क्योंकि सबको कंबाइन कर दिया ना हमने। यही काम है लिंकर का। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। कुछ भी फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है लोडर। लोडर क्या होता है, मेन वर्क लोडर का है, क्योंकि वही हमें रन परफॉर्म करके दिखाएगा। लोड एग्जीक्यूटेबल कोड इनटू मेमोरी एंड बिगिंस एग्जीक्यूशन। ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। इट इज अ स्पेशल प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स फ्रॉम लिंकर्स। मतलब लिंकर से क्या लेता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स लेता है, लोड्स इट इनटू मेन मेमोरी में, इसको लोड करने का काम इसी का होता है। एंड प्रिपेयर्स दिस कोड फॉर एग्जीक्यूशन बाय द कंप्यूटर। और फिर प्रिपेयर करता है, मतलब ये प्रिपेयर करेगा कि ये अब काम होने लायक हो चुका है। लोडर्स लोकेट्स मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम, मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करता है। इवन इट सेटल्स डाउन सिंबॉलिक रेफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, सिंबॉलिक रेफरेंसेस भी देता है। इट इज इन चार्ज ऑफ लोडिंग प्रोग्राम्स एंड लाइब्रेरीज इन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरीज को भी यही चार्ज करता है। आप देखो लोडर का काम कितना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हर चीज़ को संभालता है, फाइल मैनेजमेंट को, प्रोसेस मैनेजमेंट को, मेमोरी मैनेजमेंट, सबका टास्क को परफॉर्म कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। वो उसी को, उसको चार्ज करने का काम जो है ना, वो लोडर भी कर रहा है। देखो ऑब्जेक्ट कोड लोडेड एट मेमोरी एड्रेस 2000 हेक्साडेसिमल एंड एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट कोड हमें मिला उसको मेमोरी में परफॉर्म करने के लिए हम एज ए उसके ये जो लाइन है ना हेक्साडेसिमल में, उसके एड्रेस पे जाएगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, आई थिंक लोडर भी समझ में आ गया होगा। ये देखो डायग्राम से समझ सकते हैं, सोर्स कोड है, असेंबलर यूज हुआ, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन गया, लिंकर ने उनको कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद हमारा क्या हुआ, एग्जीक्यूटेबल कोड मिल गया और लोडर के पास गया और लोडर ने मेमोरी में उसको कोड को परफॉर्म कर दिया एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एडवांटेजेस ऑफ लोडर, फिर डिसएडवांटेजेस हैं और एप्लीकेशंस हैं। देखो लोडर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, क्योंकि जो मेन हमारी फर्स्ट यूनिट है ना, तो उसमें हाफ जो पार्ट चला जाता है ना, वो लोडर में ही चला जाता है। तो वो लोडर हमें बहुत ज़रूरी है समझना, और आई थिंक ये मुझे लगता है कि ये सफिशेंट रहेगा पार्ट लोडर के लिए। फिर इसके टाइप्स हैं, देखो एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस मेमोरी को मैनेजमेंट करता है, डायनामिक लिंकिंग प्रोवाइड करता है, रीलोकेशन प्रोवाइड करता है, एरर हैंडलिंग, मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी एंड ईज ऑफ यूज, यूजिंग बहुत ज़रूरी है, इजीली यूज हो जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है, देखो जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम को चार्ज करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली सब चीज़ों को जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशंस होती है उसकी जो एडवांटेजेस होते हैं ना, वो आप ऐसे लोडर में यूज़ कर सकते हो समझाने के लिए, या फिर कोई आधा पॉइंट बढ़ाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, द लोडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलोकेटिंग मेमोरी फॉर द
programs instruction and data. This allows the program to execute in separate protected area of memory, which can help prevent errors in the program from affecting the rest of the system. मेन यही है कि प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को रन करने के लिए हम मेमोरी को यूज़ करते हैं और उस मेमोरी को मैनेज करने का काम हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का होता है। मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करती है? कुछ फ्रेगमेंटेशन होते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, सबको रिमूव करके हमें अच्छे से मेमोरी को अलोकेट करती है। डी अलोकेट करने की जरूरत होती है तो डी अलोकेट करती है। यस, नेक्स्ट है ओवरहेड. Loaders introduce additional overhead in terms of memory usage and execution time, as they need to read the object code from storage and perform various operations before the program can be executed. मतलब जो भी ओवरहेड होता है उसको रिमूव कर देता है। ओवरहेड का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत बड़ा प्रोग्राम आ जाए या फिर कुछ स्मॉल प्रोग्राम आ जाए तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है एग्जीक्यूशन टाइम पे, तो उस स्टोरेज की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उसको रिमूव करने का काम भी हमारा लोडर परफॉर्म करता है। जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे करता है, जहाँ पे नहीं हो सकता वहाँ पे एरर शो हो जाती है ना। Size limitations. Loaders have limitations on the size of program that can be loaded and might not be able to handle large program or large programs with a lot of external references. अगर कुछ ज़्यादा ही डेटा है, ज़्यादा ही उसमें टेराबाइट्स में डेटा ले लिया है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। सॉरी मैं भी सोच रही है तो डिसएडवांटेजेस आ रही है, मैं एडवांटेजेस पढ़ा रही थी और ये डिसएडवांटेजेस वाला क्या हुआ, स्लाइड ओपन हो गई। बट कोई बात नहीं, मेमोरी मैनेजमेंट तो हमने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग तो आप खुद भी समझ सकते हो कि एडवांटेज के भी हाफ पे ही वो बात हुई है। और यहाँ पे जो ओवरहेड हमारा हुआ ये और साइज लिमिटेशंस ये हमारी डिसएडवांटेजेस में आएगी, क्योंकि ये समझने से तो पता चल जाता है कि इसकी एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डायनेमिक लिंकिंग है। डायनेमिक लिंकिंग में क्या होता है? सॉरी, डायनेमिक लिंकिंग. The loader can resolve external references to other programs or libraries at runtime, which allows for more flexibility in the design of program. This means that if a library is updated, the program will automatically use the new version without requiring any changes to the program subject code. मतलब देखो डायनेमिक लिंकिंग में क्या है, अगर आप कुछ भी अगर यूज़ कर रहे हो, मान लो आप वर्जन यूज़ कर रहे हो, पहले आपने आईफोन का ये वाला वर्जन यूज़ कर लिया, अगर हम सेकेंड वर्जन को लॉन्च कर रहे हैं तो जो जो पहले वाला था उसको ऑटोमेटिकली उसमें परफॉर्म कर देते हैं और उसके बिहाफ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती हैं उनको परफॉर्म करवाते हैं। तो डायनेमिक लिंकिंग ये नहीं है कि एक हमने रन कर दिया था, कुछ चीज़ हमने एप्लीकेशन डेवलप कर दी थी, उस एप्लीकेशन को हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है। डायनेमिक है, उसको भी यूज़ कर पा रहे हैं और एक्स्ट्रा हम उसमें और एडिशन कर पा रहे हैं, यही है। Relocation में क्या होगा? The loader can reallocate a program to any memory location, which allows for efficient use of memory and prevents conflicts with other programs. Relocation का मतलब यही है कि अगर हमने कोई टास्क परफॉर्म करा है एक मेमोरी लोकेशन पे, अगर हमें दूसरे जगह पे भी परफॉर्म करना है तो वो विदाउट एनी प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट्स हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एरर हैंडलिंग. The loader can check the compatibility of the program with the system and handles any errors. Errors को easily handle करता है, मान लो मिसिंग लाइब्रेरीज है या इनकम्पैटिबल इंस्ट्रक्शन सेट है, उन सबको रिमूव करके वर्क करता है। मॉडुलैरिटी. मॉडुलैरिटी तो आपको पता ही है कि कोई भी एक मॉडल चाहे दूसरा मॉडल है, तीसरा मॉडल है, सबको कंबाइन करके वर्क भी करता है। तो लिंक्ड टुगेदर प्रोवाइड, है ना। रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबल वही सेम डायनेमिक लिंकिंग में भी वही चीज़ें थी, इजी टू यूज़ है। तो ये एडवांटेजेस हैं लोडर की। नेक्स्ट स्लाइड में है डिसएडवांटेजेस। कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता ही है, क्योंकि देखो मेमोरी को मैनेज करना, कहीं पे उसकी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर देना, कोई फाइल से डेटा उठाना है, कहीं से कुछ करना है, तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। ओवरहेड मतलब एक्स्ट्रा वर्क जो होता है उसको भी करना होता है, एडिशनल ओवरहेड इन टर्म्स ऑफ मेमोरी यूजेज, एग्जीक्यूशन टाइम, तो उनको भी क्या करता है, शॉर्ट आउट करता है। So as they needed to read the object code from storage and perform various operations before the program can be executed.
मतलब इससे काम बढ़ जाता है, ये तो है। देखो लोडर में क्या हो जाता है, हमारा एक्स्ट्रा वर्क हो जाते हैं, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। साइज लिमिटेशंस है, हम ये नहीं है कि बहुत बड़े टास्क को परफॉर्म कर लेंगे, यहाँ पे साइज की लिमिटेशन है, हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ही काम कर पाएंगे। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। देखो डायनेमिक लिंकिंग था बट ज़्यादा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ कर सकते हो। लोडर्स आर टिपिकली स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही परफॉर्म कर सकते हो आप, ये नहीं है कि सब पे परफॉर्म कर सकते हो। देखो लोडर जो होता है एक जगह यूज़ कर लिया, मान लो आपने एक यूनिक्स पे कर लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लाइनेज पे भी यूज़ होगा। तो इसी भी रिगार्डिंग कह रहे हैं कि लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। सिक्योरिटी, pure poorly designed or implemented loader can introduce security vulnerabilities such as buffer overflows or other types of memory corruptions हो जाती हैं, बफर की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। सिक्योरिटी इश्यूज भी आ जाते हैं। देखो कुछ जगह उसकी अच्छी एडवांटेजेस वे में बताई जाती है, कुछ उसकी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि वो डिसएडवांटेजेस में आ जाती है। एरर हैंडलिंग, देखो अब देखा जाए तो एरर हैंडलिंग हमने वहाँ पे भी पढ़ा एडवांटेजेस में, जो कि एरर को हैंडल करता है। बट यहाँ पे क्या है, लोडर्स नीड टू हैंडल वेरियस टाइप्स ऑफ एरर सच एज मिसिंग लाइब्रेरीज, इनकम्पैटिबल एफिशिएंट मेमोरी। बट कई जगह एरर सब तरह की एरर्स को हैंडल नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे वो करप्ट भी हो जाता है ना। ओवरलैपिंग मेमोरी ड्यू टू द यूज ऑफ डायनेमिक लोडिंग रिलोकेशन, द सेम मेमोरी लोकेशन में बी यूज्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स लीडिंग टू ओवरलैपिंग मेमोरी हो जाती है कि एक ही मेमोरी के ऊपर दूसरा काम भी हो जाता है, तो ये वाली प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है जब ज़्यादा काम होता है। डिपेंडेंसी इश्यूज भी होते हैं, प्रोग्राम्स माइट हैव डिपेंडेंसीज ऑन एक्सटर्नल लाइब्रेरीज और अदर प्रोग्राम्स एंड लोडर्स needs to resolve these dependencies before the program can execute it. This can lead to issue if the required dependencies are not present in the system, ठीक है। जहाँ पे हम मतलब डिपेंडेंसीज कैसे परफॉर्म हो रही है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी है और लोडर नीड टू रिसोल्व, उसको लोडर को रिसोल्व करनी है उस डिपेंडेंसीज को, बट वहाँ पे एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम हो जाती है, प्रेजेंट नहीं हो पाती है डिपेंडेंसीज अच्छे से। Applications of loaders, memory management, symbol resolution, error handling, relocation, prediction, dynamic linking, overlays, microcode loading। देखो ये सारी के सारी हमने पढ़ ही लिए हैं। कुछ चीज़ें देखो मैं वही कह रही हूँ, एडवांटेज है डिसएडवांटेजेस है। कुछ चीज़ें हमारी उसमें पॉजिटिविटी होती है, कुछ नेगेटिविटी होती है, और उसी के बिहाफ पे एप्लीकेशन से कि वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें पॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है। मेमोरी मैनेजमेंट है वो इजीली जैसे आपने एडवांटेज में लिया उसी तरीके से बताना है। Symbolic resolution में the loader resolves any external references to other programs or libraries that the program may use. It finds and loads the required libraries, जहाँ पे libraries की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग उस मेमोरी को लोड करता है और लिंक करता है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। एरर हैंडलिंग में एरर तो हैंडल करता ही है। रीलोकेशन में वही है कि एक जगह अगर हमने प्रोग्राम को इंस्टॉल किया है तो दूसरी जगह अगर हम इंस्टॉल करें तो वो उसको रीलोकेट कर लेगा, ऐसे नहीं है कि वो परफॉर्म ही नहीं करेगा। मान लो आपने ड्राइव ले ली, आपने डी ड्राइव में एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, बट आप उसको ई में भी कर रहे हो यूज़, तो उसको यूँ थोड़ी है कि उस पे से रिमूव करके उधर जाएगा, नहीं, वो अपने आप से रिलोकेशन कर लेता है कि वो उधर भी है उधर भी है, एक तरह का टास्क परफॉर्म कर देता है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, डायनेमिक लिंकिंग आपको समझ में आ गई है। ओवरलेज, द लोडर कैन लोड प्रोग्राम्स इन चंक्स कॉल्ड overlays which allows program to run in smaller memory space by only loading the needed parts of the program at once। देखो क्या है, अगर मान लो कोई स्मॉल पार्ट है मेमोरी में, अगर कुछ टास्क है जो नीडी टास्क है उस पर परफॉर्म किया जा सकता है तो वो परफॉर्म कर दिया जाता है। ओवरलेज मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं चंक्स में, ठीक है। ये नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे वो वाला पार्ट, जैसे स्मॉल अगर हमारे पास मेमोरी बची हुई है तो उसको हम यूज़ ही नहीं करें, उसको वेस्ट कर दें, नहीं, वहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है। माइक्रो कोड लोडिंग क्या होगा, सम प्रोसेसर्स यूज माइक्रो कोड एज ए लो लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट विच इज loaded by the loader into the microcode memory before execution। तो माइक्रो कोड लोडिंग भी इसमें होती है, क्योंकि माइक्रो कोड लोडिंग क्या हो सकती है, देखो माइक्रो कोड छोटा छोटा कोड लगा लो उसको भी परफॉर्म करता है। टाइप्स ऑफ लॉडर्स, देखो 9 टाइप्स के लॉडर हैं हमारे पास कंप्लीट सिलेबस में, आप देख भी पाओगे सारे, दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो जो ये है ना हमारा कंप्लीट पार्ट,
ये देखो लोडर्स, ये लोडर्स की स्कीम्स हैं, कंपाइल एंड गो, जनरल लोडर स्कीम, एब्सोल्यूट, सबरूटीन, रिलोकेटिंग, डायरेक्ट, ये सब टाइप्स के हम पढ़ेंगे। देखो इतना पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा और अभी तक मैंने शायद इतना पार्ट करा दिया है। अब बीच में ये रह जाएंगे टूल्स और इन्वायरमेंट, ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ लोडर। ठीक है, कंपाइल एंड गो। फर्स्ट है कंपाइल एंड गो। कंपाइल एंड गो में क्या होता है, पहले मैं आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि ये सारे के सारे टाइप्स की एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल आप अच्छे से समझ लो। अगर ये समझ में आ जाता है तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, उसका पर्पस होगा, एडवांटेज होगी, डिसएडवांटेजेस होगी, वो आप अपने आप से भी बना सकते हो। तो पहले हमें समझने की जरूरत है कि ये है क्या। कंपाइल एंड गो देखो, कंपाइलर डायरेक्टली कंपाइल्स, लोड्स, रन्स द कोड इन द मेमोरी, नो सेपरेट स्टेप्स, कोई सेपरेट स्टेप्स नहीं है। कंट्रोल F5 प्रेस किया, आपका रन हो जाता है जैसे आप करते भी आए हो। ये यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आपने रन इमीडिएटली कर दिया। सी और C++ में आप करते हो, ऑनलाइन सी कंपाइलर अगर आप यूज करते हो तो उसमें भी ऐसे ही करते हैं, है ना। तो वही है कंपाइल एंड गो, कंपाइल किया और पहुंच गए अपने टारगेट एरिया में। ठीक है। एब्सोल्यूट लोडर क्या होता है, प्रोग्राम इज लोडेड एट ए फिक्स्ड मेमोरी एड्रेस, प्रोग्रामर मस्ट नो एड्रेस, मतलब एक फिक्स्ड मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। देखो इसमें फिक्स वर्ड पे स्ट्रेस होगा कि फिक्स्ड मेमोरी एड्रेस पे वर्क होगा। यू मतलब फॉर एग्जांपल देखो, यू पैक बॉक्सेस एंड फिक्स देम इन कपबोर्ड रो 100 to 150, यू मस्ट नो दिस बिफोर। आपको पता होगा कि इसी रो में हमें कपबोर्ड्स को रखना है, फिक्स करना है। यूज इन अर्ली सिस्टम। आप देखो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप डेली अपनी कार पार्किंग करते हो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो आप कर लेते हो, फिक्स लोकेशन बनी हुई है। बट अगर कोई उस लोकेशन पे कर जाए तो आप नहीं कर पाओगे। तो एक एब्सोल्यूट लोडर वर्क ऐसे ही करता है, एक पर्टिकुलर एरिया अपना फिक्स करता है, उसी एड्रेस पे वर्क करेगा, उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट लोडर। रीलोकेटिंग लोडर क्या करेगा, a loader adjusts memory address when loading to file program anywhere। ये क्या है, एडजस्ट करेगा, मतलब थोड़ा डायनेमिक लगा लो कि एक जगह अगर मेमोरी में परफॉर्म कर दिया एड्रेस, तो ये नहीं है कि दूसरी पे नहीं कर पाएगा, उस पे भी कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, यू पैक्ड आइटम बट डोंट नो कपबोर्ड स्पेस, आपको कपबोर्ड का स्पेस नहीं पता, आप पैक कर रहे हो, सो यू शिफ्ट द आइटम्स टू वेर एवर स्पेस इज फ्री। तो आप शिफ्ट कर देते हो, आइटम्स को कर देते हो ना, अगर नहीं है जगह। तो यूज इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में यही वर्क होता है। रीलोकेटिंग लोडर जो यूज करते हैं हम मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं। डायरेक्ट लिंकिंग लोडर क्या होगा, इट लिंक्स ऑल मॉड्यूल्स एंड रन्स द प्रोग्राम इमीडिएटली, एवरीथिंग हैपेंस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ये डायरेक्ट लिंक को यूज करता है। फॉर एग्जांपल, एक कुकिंग ऐप फैचेस एंड एड्स द रेसिपी स्टेप्स लाइव फ्रॉम इंटरनेट वाइल कुकिंग। तो ऐड करता रहता है ना उस चीज को, लेवल बाय लेवल वर्क करता है। देखो एक एग्जांपल लगाते हैं, हम जैसे गेम खेलते हैं, गेम्स में लेवल्स होते हैं, आप एक लेवल को परफॉर्म करते हो, उस पे अगर आपने काम कर लिया तो नेक्स्ट लेवल पे तभी जा पाते हो जब उसको परफॉर्म कर लेते हो। फिर नेक्स्ट लेवल पे उसी जाते हो जब आप पहले वाले को परफॉर्म कर लेते हो। डायरेक्ट लिंकिंग यही है कि हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप वर्क कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि फिर सीधा कर दिया। तो वही काम यहाँ पे है। नेक्स्ट है लिंकर लोडर, क्या करता है, लिंक्स मल्टीपल मॉड्यूल्स एंड लोड्स इनटू मेमोरी। सेम जो लिंकर का काम है वही है यहाँ पे लिंकिंग लोडर का। जैसे योर गेम इज मेड ऑफ मैनी पार्ट्स, ऑडियो, ग्राफिक्स, लिंकिंग लोडर ज्वाइंस देम टू मेक वन प्लेएबल गेम। अब कोई भी गेम अगर आप बनाते भी हो तो उसमें सारी चीज़ें परफॉर्म करते हो, कहीं पे म्यूजिक देना है, कहीं पे हमने ऑडियो फाइल्स देनी है, या फिर ग्राफिक्स भी का चेंज करना है, कुछ भी चीज़ें आप करते हो तो सबको लिंक करने का काम लिंकर लोडर का है। ठीक है। ओवरले क्या करता है, ओनली रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम आर लोडेड इनटू मेमोरी वन एट ए टाइम। जहाँ बिल्कुल रिक्वायर्ड पार्ट्स होगा ना, उसको परफॉर्म करने के लिए जो यूज करते हैं ओवरले करते हैं, यूज टू सेव मेमोरी को करते हैं। क्योंकि कई जगह पे क्या होता है, पार्ट्स बच जाते हैं मेमोरी में, तो वहाँ पे इसको परफॉर्म करते हैं। जैसे कि यू आर इन ड्रामा एंड चेंज कॉस्ट्यूम, आप ड्रामा कर रहे हो, कहीं पे परफॉर्म कर रहे हो, तो वहाँ पे चेंज करना है कॉस्ट्यूम को। तो ड्यूरिंग सीन्स टू सेव स्पेस बैक स्टेज आप यूज कर लेते हो स्पेस, उस स्पेस को, और आप अपना कॉस्ट्यूम को चेंज कराते हो। तो यूज इन ऑल सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम में हम इसी को परफॉर्म करते थे। पहले यूज होता था ओवरले, बट वो लोडर तो था ही ना,
बाइंडर लोडर क्या करेगा, बाइंड्स करेगा डिफरेंट मॉड्यूल्स फंक्शंस को टुगेदर बिफोर फाइनल एग्जीक्यूशन, करने से पहले उसको कंबाइन करने का काम जैसे लिंकर करता है वैसे ही है ये भी। जैसे कि यू राइट ए बुक विद चैप्टर्स फ्रॉम डिफरेंट फ्रेंड्स देन कंबाइन देम टुगेदर बिफोर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग करने से पहले क्या करते हो आप उसको बाइंड तो करते हो ना, तो वही काम है बाइंडर का। जैसे बुक बाइंड होती है चैप्टर वाइज, चैप्टर एकदम से थोड़ी बाइंड कर देते हो, सारे बनाते हो फिर कलेक्ट करते हो फिर कंबाइन कर देते हो। सब रूटीन लिंकेज क्या करता है, मेन प्रोग्राम कॉल्स रीयूजेबल फंक्शंस और लाइब्रेरीज, जहाँ पे रीयूजेबल्स होती हैं फंक्शंस उनको क्या करता है ये कॉल करता है। जैसे कि कैलकुलेटर ऐप है, यूजेज ए कॉमन मैथ लाइब्रेरीज को यूज करता है। सिंपल एक मैथ लाइब्रेरी को यूज करेगा, उसको जरूरत तो नहीं है कोई स्टैटिक्स, अब स्टैटिक्स को भी करेगा, या फिर कोई टेक्स्ट रिलेटेड कोई लाइब्रेरी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर ऑल ऑपरेशंस यू जस्ट लिंक द रिक्वायर्ड मैथ सब रूटीन, तो वो मैथ सब रूटीन पे वर्क करेगा। तो ये है सब रूटीन लिंकेज, ठीक है। जनरल लोडर स्कीम में क्या होगा, स्मार्ट लोडर है ये, दैट कैन डू मल्टीपल टास्क लाइक रीलोकेशन, लिंकिंग, बाइंडिंग एक्सेट्रा डिपेंडिंग ऑन नीड। मतलब ये जनरल है कि जहाँ पे जिसकी नीड होगी वो उसको यूज कर लेगा, जहाँ पर उसको बाइंडिंग लिंकिंग की लोडर की जरूरत होगी, जहाँ पर उसको लिंकर लोडर की जरूरत होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करके करेगा। जैसे स्मार्टफोन है, दैट कैन कॉल, click on photos, scan QR, play music. It's an all-in-one loader used in Windows, Linux ऑपरेटिंग सिस्टम में सब टाइप के यूज हो रहे हैं। देखो अभी आपने इतने सारे टाइप के जो लोडर पढ़े हैं वो सारे लोडर हमारे फोन में यूज कर रहे हैं हम। क्यों, किसी में फोटो वाला काम हो रहा है, किसी में स्कैन वाला काम हो रहा है, किसी में प्ले म्यूजिक वाला भी हो रहा है ना। तो ये सारे लोडर का काम हमारा इसमें हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, स्कीम्स ऑफ लोडर। आई थिंक समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में मैं सोचती हूँ कि यही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में उनको हम एक एक जो टाइप है उनको अच्छे से समझेंगे, डायग्राम से समझेंगे, और उसके बाद उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पर्पस क्या है वो सबको क्लियर करेंगे। ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।